Hello guys, this is Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I am a psychology major, MBBS first year student, अनअकैडमी एजुकेटर और नीट 2024 के लिए मैं आपको काफ़ी सारी टिप्स देता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि भैया लास्ट 3 मंथ्स के लिए कोई रियलिस्टिक प्लान आप हमारे लिए बना सकते हो जिससे हम 650 प्लस स्कोर कर सकें। तो देखो 650 प्लस स्कोर करना है, एम्स के लिए टारगेट करना एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो डायरेक्टली आप 0 से 650 का एम नहीं ले सकते हो। स्टेप 1 शुड बी टू एनालाइज योर सेल्फ, ठीक है। अब एनालिसिस करने का बेस्ट तरीका होता है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाना। अब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मैं चाहता हूँ आप लगाओ, आज ही लगाओ और देखो कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। बेस्ड ऑन आपके जितने स्कोर आ रहे हैं मैंने आपको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो जिस कैटेगरी के आप हो आप नीचे जाके वीडियो को उस जगह पे जाके देख सकते हो टाइमलाइन में, ठीक है। अगर आपके 650 प्लस आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, 500 प्लस आ रहे हैं, 400 प्लस आ रहे हैं, 300 या उससे कम आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उन बच्चों की जिनके 650 प्लस नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट देने के बाद। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में पार्ट सिलेबस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट मुझे नहीं पसंद क्योंकि यार वो प्रॉपर आपको नीट का टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। अगर आपके 650 प्लस नंबर आ रहे हैं तो सबसे पहले यू हैव टू स्टिक टू एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर अब आपको जाने की कोई नीड नहीं है। मॉक टेस्ट हो सकता है एनसीईआरटी से बाहर जाए तो बी केयरफुल। अगर आपके कभी कभार नंबर फ्लक्चुएट हो जा रहे हैं तो इट इज़ ओके, ठीक है। समरी, इंटेक्स्ट एंड पीवाईक्यूज पे आप अच्छा खासा ध्यान दो। एग्जाम्पल्स पे ध्यान दो, जितने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए सारे करो, ऐसा नहीं कि 1-2 करके बाकी छोड़ दिए। और अब अगर आप इतना अच्छा स्कोर कर रहे हो तो मैं चाहता हूँ जेई मेंस के पीवाईक्यू आप लगाने चालू कर दो। जेई मेंस के पीवाईक्यू हर साल रिपीट होते हैं तो इट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं उन बच्चों के लिए जो 600 के आसपास स्कोर कर रहे हैं और वो चाहते हैं 650 तक हम जाएं। तो देखो मैं चाहता हूँ आप अपनी नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस करो। बहुत सारे बच्चे इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनकी नेगेटिव मार्किंग होती है। एनसीईआरटी के बेसिक्स अपने क्लियर करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस इंक्रीज करो, मॉक टेस्ट इंक्रीज करो, पीवाईक्यू इंक्रीज करो। एक्स्ट्रा मॉड्यूल और साइड बुक अगर आपको लगानी है, अगर उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तो अब आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही है, ठीक है, जहाँ मैंने 2022 एंड 2023 का कंपैरिजन दिया है फिजिक्स का। ये मैंने पाई चार्ट के तरीके से आपको बना के दिया ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सके। यहाँ पे देखो 2022 वाले में आपको दिख रहा है डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन 23 से 25 आए थे, जबकि 2023 में डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंक्रीज होकर 26 to 27 हो गए थे। सिमिलरली नीट के पीवाईक्यू जहाँ 5 पूछे गए थे 2022 में, 2023 में नीट के पीवाईक्यू 13 हो गए थे। तो कितने ज़्यादा इंक्रीज हो गए। यहाँ पे जेई मेंस के कितने क्वेश्चन आए, एग्जाम्पलर से कितने क्वेश्चन आए, बाहर से कितने क्वेश्चन है, वो सब आपको दिख रहा है। इन सारे पाई चार्ट का जो एंड कंक्लूजन आता है वो यही आता है कि एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई इज़ द बेस्ट पढ़ाई यू कैन डू फॉर नीट 2024। अब आ जाते हैं उन बच्चों के लिए जो 400 से 500 के बीच में रेंज कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले आपकी नेगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो मैं चाहता हूँ नेगेटिव मार्किंग आप रिड्यूस करो। नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस करने का सिंपल रूल ऑफ थंब ये होता है कि अगर किसी क्वेश्चन में आप 80% से ज़्यादा श्योर नहीं हो कि ये सही आंसर होगा तो उसको स्किप कर दो, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप एलिमिनेशन मेथड से किसी आंसर में नैरो डाउन कर रहे हो तो बी श्योर कि आप बाकी सारे आंसर्स की वैल्यूज़ चेक कर लो, यूनिट्स चेक कर लो और मतलब बी श्योर कि वो सही आंसर हो। अगर आपको लगता है कि यार ये तुक्का है और मैं बस इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो क्वेश्चन छोड़ देना इज़ मच बेटर। एनसीईआरटी की थ्योरी पे अच्छा खासा ध्यान दो, आप लोग की एनसीईआरटी की थ्योरी वीक रह गई है, ठीक है। साइड बुक्स की थ्योरी एंड क्विक नोट्स पढ़ना इज सेपरेट थिंग, लेकिन एनसीईआरटी की वर्डिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला शीट्स अगर आपने बना रखी है तो उनको अच्छे से देखो, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट बनाओ। फास्ट सॉल्विंग देखो, क्वेश्चंस को कैसे फास्ट सॉल्व करना है। तो यूट्यूब में जाके आप फास्ट सॉल्विंग टाइप कर सकते हो। जेई के काफ़ी सारे आपको चैनल्स दिख जाएंगे जो फिजिक्स के क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कैसे ट्रिक्स आप लगा सकते हो। तो ये सब चीज़ें करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ना जिनके 400 से 500 के बीच में रेंज में नंबर आ रहे होते हैं, दे आर केपेबल ऑफ स्कोरिंग 650 प्लस, ठीक है। दे आर एंटायरली केपेबल, लेकिन उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी में जितने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उनको करो, जितनी समरीज हैं उनको करो, पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल्स करो। एनसीईआरटी में जितने साइंटिस्ट के नाम दिए वो करो। साइंटिस्ट के नाम लास्ट कुछ सालों में ना हर साल क्वेश्चन आने लगा है, ठीक है। तो 8 नंबर के आसपास तो साइंटिस्ट के नाम के ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यू शुड नो दैट, ठीक है। मैच द फॉलोइंग वगैरह में पूछ लेंगे। अब लास्टली मैं उन बच्चों की बात करूंगा जिनके 300-400 से कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। आपके साथ दिक्कत ये है कि आपके बेसिक्स वीक है, ये आपको भी पता है, ठीक है। बेसिक्स वीक है
तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप फॉर्मूला रटो, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर फॉर्मूला ही अनक्लियर है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ जो इस रेंज में नंबर ला रहे हैं उनके फॉर्मूला भूल जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता कौन सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लर्न करो, फॉर्मूला शीट बनाओ, उसके बाद PYQ सॉल्व करो। PYQ सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना है कि PYQ किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जो कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन करो, क्वेश्चंस का आइडिया लगाओ, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन रिपीट हुए, कैसे क्वेश्चन रिपीट हुए, मेथड ऑफ फास्ट सॉल्विंग आपको आना चाहिए। बायो के NCERT में अच्छा फोकस अगेन आपको देना है। थ्योरी यहाँ वहाँ से पढ़ने से अच्छा होता है बायो के NCERT से पढ़ो। एग्जाम्पल, सिंटेक्स, टेबल, साइंटिस्ट, समरी, इन सब पे आपको ध्यान देना है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। कंप्लीट सिलेबस स्मॉल टॉपिक से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको लग रहा है कि भैया मैं पूरा सिलेबस नहीं कर सकता हूं, तो मैंने आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिए थे जो आपको कवर करने चाहिए, जो बहुत सारी वीडियोस मैंने शेयर किया है, जिसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, नहीं तो मेरे टेलीग्राम में वहां से PDF उठा लेना, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस नहीं कर पा रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई वेटेज वाली चीज़ें सबसे पहले करो। देखो आपको वो चीज़ें करनी है जो आपको नंबर देंगी। सिंपल मजदूरी करने से कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। इंटेक्स सॉल्ट एग्जाम्पल्स भी आप कर सकते हो। यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स आपको देखने तो आप देख सकते हो, 2x की स्पीड में देखो। किसके देख, मेरे नहीं देखने, आई डोंट केयर। जिस टीचर के आपको समझ आते हैं, जिस टीचर से आपको लगता है कि हाँ भैया इनका मुझे समझ आता है, तो उनसे देखो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी के लिए ज़रूर टाइम निकालो। एक दिन में मिनिमम 3 घंटे की सेल्फ स्टडी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर 3 घंटे की सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है तो यू आर लैगिंग बिहाइंड। आइडियली 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, जिसमें वीक एरियाज को एनालाइज किया जाए, मिस्टेक से सीखा जाए, NCERT और सिलेबस को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। बहुत सारे बच्चे कोचिंग में जा रहे होंगे और उन्होंने बोला था रियलिस्टिक टाइम टेबल भैया हमें बना के दे दो, हम कोचिंग में जा रहे हैं एंड ऑल। तो मॉर्निंग कोचिंग वालों के लिए मैंने एक टाइम टेबल बनाया था। एक्चुअली मैंने आपको वीडियो बना के दी थी जिसमें मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों की कोचिंग्स के लिए मैंने आपको टाइम टेबल बना के दिए थे, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं मॉर्निंग वाले कोचिंग वालों के लिए एक वीडियो बना के देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे आप अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो। सुबह 6 से 6:30 बजे के बीच में आप वर्कआउट करो, योगा करो, वॉकिंग करो, मेडिटेशन करो, ब्रेकफास्ट करो, हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। 8 से 3:30 बजे तक आपकी कोचिंग रहेगी, फिर आके आपको सो जाना है। 4:30 से 6:30 बजे आपका फर्स्ट सेशन होगा पढ़ाई का। जब आप कोचिंग की पढ़ाई करोगे, कोचिंग का होमवर्क करोगे, कोचिंग के पेपरों के लिए पढ़ोगे, कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करोगे, फिर उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हो। एंड अगेन 7 बजे से 9 बजे तक होगा आपका सेशन नंबर 2 पढ़ाई का, जिसमें आप मॉक टेस्ट लगाओगे। अगर आपका सिलेबस 85% से ज़्यादा कंप्लीट हो गया तो आप मॉक टेस्ट में 640 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो कीपिंग दैट इन माइंड, आई वांट यू टू कंप्लीट अ सिलेबस एज सून एज पॉसिबल। आइडियली बाय 15 फरवरी तुम्हें अपना सिलेबस खत्म कर लेना है ताकि आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में पूरा फोकस दे सको। PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह इसी सेशन नंबर 2 में हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें डिनर करना है और रात को 9:30 बजे से 12 बजे के बीच में होगा सेशन नंबर 3। यहाँ पे NCERT पे फोकस जाएगा। तो NCERT इन टेक्स्ट हो गए, NCERT थ्योरी हो गई, ओन नोट्स हो गए। तो देखो 8 बजे, सुबह 8 बजे से शाम के 3:30 बजे तक मैंने तुम्हारा कोचिंग का टाइम निकाल दिया। उसके अलावा भी मैंने तुम्हें 3 सेशंस दिए जब आप अलग अलग चीज़ों पे फोकस कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस में, कोचिंग की पढ़ाई करने में एंड NCERT में। तो दिस शुड बी द काइंड ऑफ टाइम टेबल दैट यू शुड एम फॉर। ऐसे टाइप के टाइम टेबल्स ना बहुत बैलेंस्ड होते हैं, जो तुम्हें अपने लिए भी टाइम देंगे और अब तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए भी टाइम देंगे। ऐसे टाइम टेबल्स बनाओ। देखो ये वीडियो मैंने बहुत प्रिसाइज रखी, बहुत क्रिस्प रखी। मैं चाहता ना बहुत यहाँ वहाँ की फालतू बातें कर सकता था कि ये करो वो करो, देखो ये टीचर बढ़िया पढ़ाता है, फालतू की स्पॉन्सरशिप ले सकता था। लेकिन यार मैं नहीं चाहता कि तुम अपना टाइम वेस्ट करो। तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए है नहीं। अब 3 महीने ऐसे चले जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वीडियो में मैं नहीं चाहता तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। अब जल्दी से वीडियो बंद करो और पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दो। 3 महीने में 650 स्कोर करना इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। 3 महीने में एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाना इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बट इट इज़ टफ, ठीक है। इफ़ समवन कैन डू इट देन यू कैन डू इट। ये वाली बात याद रखो। अगर कोई भी पर्सन कर सकता है तो इसका मतलब तुम भी कर सकते हो। इफ़ आई वॉज एबल टू क्रैक नीट तो तुम भी नीट क्रैक कर सकते हो, ठीक है। सो फोकस ऑन योर स्टडीज़। बस 3 महीने की बात है, उसके बाद तुम लाइफ एंजॉय कर लेना मेडिकल कॉलेज में आने के बाद। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। थैंक यू।